देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन जो आते हैं यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो स्थित है वो आपकी किस राज्य में स्थित है। देखिए, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की जो स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड राज्य में की गई थी। और यह जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में की गई थी, इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी। इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि युवा पुरुषों, महिलाओं, स्कूली बच्चों को पहाड़ों से और उसकी पहाड़ों की प्रकृति से परिचित कराया जाता है। ठीक है, तो जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या आएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा LSD, हशीश यानी भांग और कैनबिस ये सभी जो है ये मादक पदार्थों में आती है। ठीक है, जबकि पेंसिलिन जो मादक पदार्थों में नहीं आती है, क्योंकि पेंसिलिन जो होती है वो जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान जिले के अलवर जिले के एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। ठीक है, और इन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1959 को हुआ था। इन्होंने पूरे राजस्थान में लगभग 7000 तालाबों का निर्माण करा चुके हैं। ठीक है, जिससे राजस्थान के लगभग 1000 गांवों को पानी प्राप्त होता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र को जो 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। ठीक है, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? आपका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउसबोट और चौकटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या है? ठीक है, तो वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउसबोट और चौकटी आरा के पहेली के जैसे दिखता है वो आपका खत्मबंद होता है, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा, खत्मबंद होता है। ठीक है, अब खत्मबंद क्या होता है कि खत्मबंद में देवदार और अखरोट की लकड़ी से, ठीक है, हाथों से ही ज्यामितीय आकार की छतों और दीवारों पर आकृतियाँ बनाई जाती है। ठीक है, किससे? अखरोट और देवदार की लकड़ियों से, और ज्यामितीय आकार की जो है आकृतियाँ बनाई जाती हैं, किस पे? छतों और दीवारों पर बनाई जाती है, जिसे हम खत्मबंद आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो आपके इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति के वातावरण में पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा होता है? ठीक है, तो देखिए परिस्थिति के वातावरण में सबसे पहला जो स्तर होता है आपका वो होता है उत्पादक, यानी कि उत्पादक में वो चीज़ आती है जैसे आपके जो हरी घास, पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपके उत्पादक में आते हैं। ठीक है, और दूसरे स्तर में जो आते हैं वे आते हैं कि जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, वो होते हैं, वो जो आते हैं दूसरे स्तर में आते हैं जिन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। जबकि वह जीव जंतु जो पेड़ पौधे को खाते हैं यानी कि प्रथम स्तर के चीज़ों को खाते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तीसरे स्तर में जो आते हैं वो आपके मांसाहारी होते हैं, यानी कि वे जीव जंतु जो इन शाकाहारी जीव जंतुओं को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। और यही मांसाहारी जो होते हैं वो आपके तीसरे पोषण स्तर में रखे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एक परिस्थिति वातावरण में पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा होता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेंगे? ठीक है, तो गौरव और जानी दिल्ली से मुंबई यात्रा कर रहे हैं तो वो किन किन राज्यों से गुजरेंगे? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, वो गुजरात से गुजरेंगे, महाराष्ट्र से गुजरेंगे और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से गुजरेंगे। ठीक है, और गुजरात की राजधानी आपकी अहमदाबाद है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी जो किन किन राज्यों से गुजरेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से गुजरेंगे। आपका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं से विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो गेहूं से चपाती और के गेहूं से बन सकता है, हलवा और पूरी तो गेहूं से बन सकते हैं, स्लाइड ब्रेड और पोहा ये भी दोनों यह गेहूं से बन सकते हैं। ठीक है, परंतु उपमा और डोसा गेहूं से नहीं बन सकते, क्योंकि उपमा और डोसा जो चावल और दाल को पीसकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यही जो उपमा और डोसा जो आपके गेहूं के से नहीं बन सकते, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सही की बात हो रही है। ठीक है, तो आहारी रेशे क्या होते हैं, तो आहारी रेशे क्या होते हैं कि आहारी रेशे हमें मुख्य रूप से पौधों से प्रदान होते हैं। ठीक है, आहारी रेशे जो हमें मुख्य रूप से पौधों से प्रदान होते हैं और ये हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्या रुक्षांश भी कहते हैं। ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भोजन का जो है आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे शरीर को पोषण देना यही सत्य नहीं है। ठीक है, जबकि आहारी रेशे रुक्षांश कहा जाता है, ये सही है। हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। और मुख्यतः पौधों से प्रदान होते हैं, ये सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाट अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ेली को उसका नाम मिला है। ठीक है, तो खेजड़ेली तो भारत के राजस्थान के जोधपुर ज़िले में एक गांव है जिसे खेजड़ेली कहा जाता है। ठीक है, और खेजड़ेली गांव जिसका नाम पड़ा है क्योंकि उस गांव में खेजड़ी नाम के सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और इस गांव में यानी खेजड़ेली गांव में जो 363 बिश्नोइयों को 1730 ईस्वी में अपने हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि पाट अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ेली को उसका नाम मिला है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि वहाँ उगने वाले वृक्षों से। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य यानी कि ऐसे राज्य जो कि बंगाल की खाड़ी की सीमा पर स्थित हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती प्रदेश हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो वर्षा के जल को भूमिगत स्तर पर यानी कि तालाबों में इकट्ठा करना वो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, और इस वर्षा के जल को क्या में प्रयोग किया जाता है कि इस वर्षा के जल को जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कृषकों की आय बढ़ती है और यह जल जो होता है कि यानी कि वर्षा जल संग्रहण से बाढ़ के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, और जहाँ पर सूखे की मार होती है, ठीक है, वहाँ पर इस जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन था कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भ्रत में होता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान जो 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। ठीक है, और यह अभियान जो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर आरंभ किया गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो है कि खुले में शौच जाने से रोक लगाना है। ठीक है, यानी और यह जो है स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। ठीक है, और ये स्वच्छता अभियान का जो मेन उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए शौचालय बनाना जिनके पास शौचालय नहीं है, यानी कि जो जंगलों में या बाहर शौच करते हैं। ठीक है, उनके लिए शौचालय बनाने का अभियान जो स्वच्छ भारत अभियान ठीक था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा कि महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यानी कि यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए वह क्या करेगी। ठीक है, तो प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम करना चाह रही है। ठीक है, तो यात्रा थीम यानी रचनात्मक पद्धति क्या होती है। रचनात्मक पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें अवधारणाओं को, विचारों को, सृजनात्मक को और व्यावहारिक अनुभवों को से परिचय कराया जाता है। ठीक है,
और ये जो होते हैं आपके यानी कि अवधारणाओं को, विचारों को और सृजनात्मक और व्यवहारों का अनुभव जो हम एक कक्षा के अंदर ही नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ भी करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो अब वैसे क्वेश्चन में कहा गया कि यात्रा थीम के लिए एक को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि वह किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। तो देखिए सामूहिक क्रियाकलाप होती हैं कि सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को पता लगाने में और उनका तरीका समझाने का जो तरीका सिखाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे भावी जीवन की समस्याओं के समाधान को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सामूहिक क्रियाकलापों में असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कृष्णन को क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कृष्णन को अपने जो अनिल छात्र है उसके लिए क्या करना चाहिए कि अनिल को जो है ठोस की अवधारणा को समझाना चाहिए, ठीक है। ठोस की अवधारणा को किस प्रकार समझाना चाहिए कि जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है तो वह जल में डूब जाते हैं, और जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल में नहीं डूबते बल्कि तैरते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कि पत्थर का क्योंकि जल घनत्व जो जल के घनत्व से ज़्यादा होता है इसलिए वह पत्थर पानी में डूब जाता है, और कागज़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है इसलिए कागज़ पानी में तैरता रहता है, ठीक है। तो इसलिए अनिल अपने शिक्षक जब पूछता है तो कृष्णन को क्या करना चाहिए, तो कृष्ण यानी कि टीचर को, अध्यापक को ठोस की अवधारणा के बारे में समझाना चाहिए। इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4th की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। यह शिक्षिका क्या प्रयास करती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सामाजिक पहलुओं को पर्यावरण कारकों के साथ एकीकृत करने की का जो प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पुष्टि करती है, ठीक है। तो देखिए किस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि यह जो इससे पता चलता है कि बच्चे सभी भौतिक, सामाजिक, संस्थागत और व्यक्तिगत कारक जो भी आसपास के वातावरण में शामिल होता है, ये सभी बच्चों की अवधारणाओं की समझ को विकसित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैंने बताया कि इस अधिगम सिद्धांत में पता चलता है कि बच्चे भौतिक, सामाजिक, संस्थागत, व्यक्तिगत कारक जो भी आसपास की वस्तुएं होती हैं, वातावरण में सम्मिलित होती हैं, उन सभी से उन सभी अवधारणाओं से बच्चे की जो समझ में विकसित होती है, ठीक है। और इन संदर्भों के द्वारा ही बच्चे अपने आसपास के संपूर्ण वस्तुओं के बारे में उचित जानकारी और समझ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि बच्चे संदर्भ से भी सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो करके सीखना, तो करके सीखने में क्या होता है कि करके सीखने से जो सीखा गया ज्ञान जो होता है वो अधिक समय तक स्थायी रहता है, और इसमें छात्र एक प्रामाणिक, आकर्षक, जटिल समस्या प्रश्न और समस्या चुनौतियों के साथ अपने कौशल में वृद्धि करते हैं। और जो करके सीखने वाला ज्ञान जो होता है वह अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि ईवीएम में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ
क्या होगा? तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मनोरमा अपने विद्यार्थी से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए? ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे उद्देश्य सबसे पहले होगा आपका बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना। सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी सी डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? ठीक है, तो एक पर्यावरण शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को हिंसात्मक होने से बचाना चाहिए, साथ ही साथ जीव जंतु के प्रति दया की भावना को जागृत करना चाहिए और साथ ही साथ इन जीव जंतुओं के संरक्षण के पर अध्ययन किया जाना चाहिए। और यह भी बताना चाहिए शिक्षक को कि जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनका हमारे पर्यावरण में और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अगर ये सभी कीड़े मकोड़े को मार दिया जाए तो हमारे जीवन पर और हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा कि सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करना चाहिए, यानी कि हिंसात्मक होने से रोकना चाहिए। और इसके साथ साथ डी आंसर हो जाएगा कि सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर सभी कीड़ों को मार जाएगा तो हमारे जीवन पर और हमारे पर्यावरण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए? इसमें क्या होता है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए अन्वेषणात्मक अधिगम कराना चाहिए। साथ ही उन्हें अनेक सुझावात्मक पर्यावरण अध्ययन से अनेक सुझाव देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों में सृजनात्मक गुणों का विकास होगा और बच्चे क्या होंगे, जिज्ञासु बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या, तो आपका आंसर सुझावात्मक होना चाहिए और आपका अन्वेषणात्मक होना चाहिए, यानी कि बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। ठीक है, तो देखिए बच्चे की समझ कैसे कैसे बढ़ती चली जाएगी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले स्वयं, यानी कि अपने बारे में समझेगा, फिर अपने परिवार यानी माता पिता के बारे में समझ आएगी। ठीक है, फिर परिवार से मोहल्ले में बाहर निकलेगा तो मोहल्ले की समझ आएगी, फिर वो शहर में जो निकलेगा, ठीक है, शहर की समझ आएगी, फिर देश की समझ आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को पारिवारिक थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि बच्चों से कहना कि वे अपने परिवारों के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से क्या होगा कि बच्चे क्या होंगे, अपने परिवार की पसंद नापसंद की चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, और बच्चे अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सही आपका बी होगा कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है कि बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता की पहचान कीजिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता की पहचान जो की जा सकती है वो समावेशी से की जा सकती है, संदर्भ सहित की जा सकती है और अनुभवात्मक से की जा सकती है, यानी तीनों से की जा सकती है। इसलिए आपका आंसर ए बी सी आपके तीनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सीटेट के एग्जाम में जो पर्यावरण अध्ययन के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो उन क्वेश्चन का रिवीजन कराया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे जो वीडियो को लाइक कीजिएगा।